देखिए, आपका हैंस केल्सन पढ़ाया गया था, उन्हीं के बारे में आपका लिखवाया जा रहा था। देखिए कहाँ तक लिखवाया गया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, या तो कंसेप्चुअल बन जाए या इनका कोटेशन बन सकता है। वाक्य थोड़ा लास्ट बोलिए तो। हाँ, यानी कि अगर विधि में से जो फालतू आपका विषय है, फालतू विषय यानी कि आपका रानी शास्त्र, नैतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये समाजशास्त्र, इसको निकाल दिया जाए तो जो ला बचेगा वह विज्ञान के नियमों के तरह शुद्ध होगा, और इसी को ये प्योर थ्योरी ऑफ लॉ या विधि का शुद्ध सिद्धांत कहते हैं। अगला लिखिए। इन्होंने इन्होंने विधिक चाहिए तथा नैतिक चाहिए में अंतर बताया। अगला वाक्य लिखिए। इन्होंने विधिक चाहिए तथा नैतिक चाहिए में अंतर बताया। इन्होंने विधिक चाहिए तथा नैतिक चाहिए में अंतर बताया तथा कहा कि विधि शास्त्र में केवल विधिक चाहिए का अध्ययन किया जाता है। विधि शास्त्र में केवल विधिक चाहिए का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उदाहरण देख, 2 लाइन लिख लीजिए इनका। जैसे यदि कोई अपराध किया है तो उसके लिए कानून में दंड का प्रावधान होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपराध किया है अपराध किया है तब उसके लिए कानून में तब उसके लिए कानून में दंड का प्रावधान होना चाहिए, यानी कि वही अनुशास्त्री या सेंसन। इसे विधिक चाहिए कहा जाता है। इसी को आपका जो हैंस केल्सन है क्या कहते हैं, लीगल आर्ट या विधिक चाहिए कहा जाता है। उस व्यक्ति को दंड मिला कि नहीं मिला, उस व्यक्ति को दंड मिला कि नहीं मिला, ये नैतिक चाहिए है। न्यायालय ने बरी छोड़ दिया कि दंडित किया, ये विधिक चाहिए नहीं, ये कैसा चाहिए है, नैतिक नैतिक चाहिए है। तथा विधि शास्त्र में इसका अध्ययन नहीं किया जाता। तथा विधि शास्त्र में इसका अध्ययन नहीं किया जाता। एक लाइन और देखिए। विधि मानकों का स्तूप या पिरामिड है, ये लिखवा गया कि नहीं, ऊपर थोड़ा देखिए तो। लिखिए आगे भाई। इनके अनुसार, ये कोटेशन आ चुका है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगला लिख लीजिए दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। विधि मानकों का स्तूप है, यानी कि पिरामिड है। विधि मानकों का स्तूप है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट कर सकता है। विधि मानकों का स्तूप है। अगला इनका कोटेशन लिखिए। इन्होंने सामान्य विधि शास्त्र का समर्थन किया। इन्होंने सामान्य विधि शास्त्र का समर्थन किया, अर्थात अर्थात
विधि के कुछ नियम पूरे विश्व में एक समान होते हैं। सामान्य विधिशास्त्र का मतलब यही हुआ, अर्थात विधि के कुछ नियम पूरे विश्व में समान होते हैं। अगला इनका कोटेशन, अगला अगला नियम लिखिए। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि को राष्ट्रों की विधि से श्रेष्ठ माना। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि को राष्ट्रों की विधि से श्रेष्ठ माना। अगला कोटेशन लिखिए। इन्होंने राज्य तथा विधि को अलग अलग माना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे तब ये काम करेगा ज़्यादा। इन्होंने राज्य तथा विधि को अलग अलग माना है। हेडिंग डाल लीजिए, केल्सन का मूल मानक का सिद्धांत। हेडिंग डालिए अब, ये तो विधि की व्याख्या रही। हेंस केल्सन का मूल मानक या मुख्य मानक, मूल मानक या मुख्य मानक या ग्रैंड नॉर्म, इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड नॉर्म का सिद्धांत। नॉर्म का मतलब होता है, ना तो हिंदी में लिख लीजिए नमूना। नॉर्म का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है नमूना। लिखिए, इन्होंने दो मानकों की कल्पना की। इन्होंने दो मानकों की कल्पना की, एक मूल मानक तथा दूसरे अधीनस्थ मानक। इन्होंने दो मानकों की वाक्य बोलिए तो फिर एक बार। कल्पना की, फर्स्ट मूल मानक तथा सेकंड अधीनस्थ मानक, यानी कि सबऑर्डिनेट आपका नॉर्म। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। इन्होंने मूल मानक को प्रारंभिक परिकल्पना बताया है। इन्होंने मूल मानक को प्रारंभिक परिकल्पना बताया है। यह स्वयं में वैध होता है। मूल मानक में अभी लिखवाई, यह स्वयं में वैध होता है। यह अपनी वैधता अन्य जगहों से प्राप्त नहीं करता। यह अपनी वैधता अन्य जगहों से प्राप्त नहीं करता। विधिशास्त्रियों के ज्ञान से ये परे हैं, यानी कि विधिशास्त्री भी नहीं बता सकते कहाँ से आया। विधिशास्त्रियों के ज्ञान से ये परे हैं। यह पिरामिड के सर्वोच्च शिखर पर होता है। इसी लाइन में लिखते रहिए। यह पिरामिड के, कल बताया भी गया था डिटेल में, यह पिरामिड के यानी कि स्तूप के, यह पिरामिड के सर्वोच्च शिखर पर होता है तथा मानकों में सर्वोच्च होता है। यह पिरामिड के सर्वोच्च शिखर पर होता है तथा मानकों में सर्वोच्च होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अधीनस्थ मानक यानी कि सबऑर्डिनेट नॉर्म।
पैराग्राफ चेंज कर लीजिए तो अधीनस्थ मानक लिखिए इसमें अधीनस्थ मानक अधीनस्थ मानकों की उत्पत्ति अधीनस्थ मानकों की उत्पत्ति मूल मानक से होती है अधीनस्थ मानकों की उत्पत्ति मूल मानक से होती है तथा ये मूल मानक से अपनी वैधता एवं शक्ति प्राप्त करते हैं तथा ये मूल मानक से अपनी वैधता तथा शक्ति प्राप्त करते हैं ये मूल मानक का उल्लंघन नहीं कर सकते ये मूल मानक का उल्लंघन नहीं कर सकते एक उदाहरण लिखिए भारत में आपका भारत में एक उदाहरण लिखिए इस पर भारत में उदाहरण हेडिंग डाल लीजिए या वैसे एरो बनाकर लिखिए यदि हम संविधान को मूल मानक मान लें बताया भी गया था कल लेक्चर में और आईपीसी का सेक्शन भी बताया गया था 303 का उदाहरण लिखिए यदि हम संविधान को मूल मानक मान लें तो संविधान के अलावा जितने भी भारत में कानून हैं वाइब्रेट कर लीजिए भाई मोबाइल यदि हम संविधान को मूल मानक मान लें तब संविधान के अलावा जितने भी भारत में कानून हैं वे अधीनस्थ मानक माने जाएंगे वे अधीनस्थ मानक माने जाएंगे तथा संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते तथा संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते अतः विधि मानकीय विज्ञान है अतः विधि मानकीय विज्ञान है हेडिंग डालिए हेंस केल्सन का योगदान हेडिंग डालते रहिए हेंस केल्सन का योगदान लिखिए अभी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है वैसे मैं लिखवा चुका हूँ लिखिए इनके समय विश्लेषणात्मक विचारधारा अपने चरमोत्कर्ष पर थी इनके समय विश्लेषणात्मक विचारधारा अपने चरमोत्कर्ष पर थी यानी कि आपका गोल्डन एज लिख लीजिएगा स्वर्णिम काल या सुनहरा काल कौन था एनालिटिकल स्कूल का तो वह हेंस केल्सन के समय आपका गोल्डन एज ये क्वेश्चन आ चुका है अगला हेडिंग डालिए हेंस केल्सन की आलोचना वही विद्वानों का ही कोटेशन आता है दो विद्वान लिखना है हेंस केल्सन की आलोचना लिखिए हेराल्ड जे लास्की ने विद्वान का नाम है ये हेराल्ड जे लास्की ने हेंस केल्सन की आलोचना करते हुए अंडरलाइन कर लीजिएगा एक कोटेशन और हम लिखवाएंगे
वह भी आपका पूछा जाता है। हेराल्ड जे लास्की का आइज ऑफ लॉ पूछी जाती है कि किसने आइज ऑफ लॉ की किताब लिखी और किसने विधि शास्त्र को विधि का नेत्र कहा है। तो अलग से हम लिखवा दे रहे हैं यहीं अलग से, लेकिन पहले आलोचना लिखिए। लिखिए, हेराल्ड जे लास्की ने हेंस केल्सन की आलोचना करते हुए इनके सिद्धांत को अनावश्यक का वैध माना है। अनावश्यक का वैध माना है, यानी कि डॉक्टर, या दूसरी भाषा में लिखिए व्यर्थ की दिमागी कसरत। अनावश्यक का वैध या तो दे दे, या दूसरी भाषा में व्यर्थ की दिमागी कसरत। व्यर्थ की दिमागी कसरत का मतलब ये हुआ कि फालतू में ये मूल मानक और अधीनस्थ मानक की चर्चा करते हैं, ऐसा कहीं दिखाई वास्तव में नहीं देता। फालतू में क्या लगा रहे हैं अपना दिमाग। तो ये हेराल्ड जे लास्की का कोटेशन है। हेराल्ड जे लास्की के बारे में एक तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में क्वेश्चन जाकर बनता है, और दूसरा अलग से जूरिस्प्रूडेंस में भी बनता है। जूरिस्प्रूडेंस में 2 क्वेश्चन अलग से तैयार रखना है, और अंतर्राष्ट्रीय विधि में आपका एक क्वेश्चन अलग से कहीं लिख लीजिए। हेराल्ड जे लास्की ने विधि शास्त्र को विधि का नेत्र कहा है। ये अलग से लिखिएगा, आलोचना में नहीं है, कोरिलेट करके लिखवाया जा रहा है। ये क्वेश्चन आ चुका है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। हेराल्ड जे लास्की ने विधि शास्त्र को विधि का नेत्र आइज ऑफ लॉ कहा है, तथा इन्होंने विधि का नेत्र किताब भी लिखी है। किताब भी पूछ सकता है कि आइज ऑफ लॉ किताब किसने लिखी है, तो लिखिए इन्होंने विधि का नेत्र किताब भी लिखी है, आइज ऑफ लॉ। अब अंतर्राष्ट्रीय विधि में आ जाइए। इनका कोटेशन पूछा जाता है इंटरनेशनल लॉ में जाकर कि किसने अंतर्राष्ट्रीय विधि को कोसाई आपका लॉ कहा है, या अर्ध विधि, या आपका सदृश्य विधि, या उसको हम कल एक और अर्ध अर्ध आपका विधि कहा जाता है। एक और शब्द ख्वासी तो कहा ही जाता है, एक शब्द और याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ अर्थ संविदा नहीं, विधि कहेंगे ना यहाँ। संविदा तो है ही अर्ध संविदा, लेकिन कोसाई याद रखिए, कोसाइला यानी कि अर्ध विधि, यानी कि आपका कल्पित विधि। लिखिए, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय विधि को कोसाइला यानी कि अर्ध विधि या कल्पित विधि, देखिए शब्द लिख लीजिए वो आपका सदृश्य विधि, वही शब्द नहीं याद आ रहा था जो कंपटीशन में पूछा है। सदृश्य 3 नाम हम बता रहे हैं, अर्ध विधि दे, या कल्पित विधि दे, या अगला नाम हम बता रहे हैं सदृश्य विधि। तो किसने आपका ये सदृश्य विधि यानी कि कोसाइला कहा है अंतर्राष्ट्रीय विधि को, तो हेराल्ड जे लास्की ने। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, अंडरलाइन थोड़ा कर लीजिएगा इसको भी। सदृश्य विधि भाई आपका। अगला लिखिए आपका, हेडिंग डालिए प्रमाणवादी थर्ड या विश्लेषणात्मकवादी तृतीय। प्रमाणवादी थर्ड, सेकंड हो गया हेंस केल्सन, अब थर्ड लिखिए। प्रमाणवादी थर्ड या विश्लेषणात्मकवादी तृतीय या थर्ड। लिखिए, विश्लेषणात्मकवादी तृतीय का जन्म इंग्लैंड में हुआ। विश्लेषणात्मकवादी
तृतीय का जन्म, लिखिए। आज लेक्चर कल चलेगा, आज केवल लिखवा जाएगा। इसको पढ़ाना भी है आपका हार्ट का, लेकिन लेक्चर कल चलेगा। लिखिए, विश्लेषणात्मकवादी तृतीय का जन्म इंग्लैंड में हुआ। इसके प्रतिपादक या पिता, इसके प्रतिपादक या पिता प्रोफेसर H.L.A. हार्ट को माना जाता है। इसके प्रतिपादक या अग्रणी भी दे सकता है। इसके प्रतिपादक या पिता प्रोफेसर H.L.A. हार्ट को माना जाता है। ये केल्सन से एक कदम आगे माने जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखिएगा, अंडरलाइन करिए। ये केल्सन से एक कदम आगे माने जाते हैं। इन्होंने मान्यता का सिद्धांत दिया, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इन्होंने मान्य रिकनाइज इन्होंने मान्यता का सिद्धांत दिया। इन्होंने, लिखे, मान्यता का सिद्धांत दिया। इनकी प्रमुख पुस्तक, किताब का नाम भी पूछा है, जो पहली किताब लिखवाई जाएगी वही पूछा गया है। इनकी प्रमुख पुस्तकें कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, अंडरलाइन करिए, ये क्वेश्चन आ चुका है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ किताब किसने लिखी, तो प्रोफेसर हार्ट मार कर आइएगा। एक किताब इनकी जरूर याद रखिएगा, लीडिंग, एक 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, विधि की संकल्पना नामक किताब किसने लिखी, तो प्रोफेसर H.L.A. हार्ट ने। दूसरा किताब लिखिए, लॉ, लिबर्टी एंड मोरालिटी, लॉ, लिबर्टी एंड मोरालिटी, लॉ, लिबर्टी एवं मोरालिटी। अगला लिखिए, एरो बनाकर पैराग्राफ चेंज करिए। विधि तथा नैतिकता के बीच मुख्य विवाद, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। लॉ एंड मोरालिटी, विधि एवं नैतिकता के बीच मुख्य विवाद हार्ट तथा फूलर के बीच है। हार्ट तथा फूलर के बीच है। हाँ, हार्ट तथा फूलर के बीच है। यानी कि विवाद ये है, आगे बताया जाएगा। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है हार्ट से, कोटेशन नैतिकता पर। क्वेश्चन आपका ये है कि क्या लॉ में मोरालिटी होनी चाहिए कि नहीं, इस पर विवाद है। और मुख्य विवाद के केंद्र में दो विद्वान हैं, हार्ट तथा फूलर। ऐसा ही क्वेश्चन आपका अपकृत विधि में पूछा जाता है कि आपका यह अपकृत विधि है कि अपकृत्यों की विधि है, यानी कि लॉ ऑफ टाट है कि लॉ ऑफ टाट्स हैं। इस बारे में किन दो विद्वान, मुख्य विवाद किन दो विद्वानों के बीच है। ये बिहार में क्वेश्चन आपका अपकृत विधि में आया है। तो सामंड और बिनफील्ड, सामंड कहते हैं कि ये लॉ ऑफ टाट्स हैं, यानी कि अपकृत्यों की विधि हैं, जबकि बिनफील्ड बताते हैं कि ये लॉ ऑफ टाट हैं। तो इन्होंने, सामंड ने अपनी किताब का नाम लॉ ऑफ टाट्स रखा और बिनफील्ड ने अपनी किताब का नाम लॉ ऑफ टाट रखा। ये क्वेश्चन आपका बिहार जे में आया है। ये जैसे कि आपका विधि और नैतिकता के बीच विवाद पूछ सकता है यूपीजे में, तो हार्ट फूलर याद करके जाएगा। लिखिए, प्रोफेसर हार्ट का मानना है कि
एरो बनाकर लिखते रहे। प्रोफेसर हार्ट का मानना है कि विधि नियमों की व्यवस्था है, विधि नियमों की व्यवस्था है जो बंधन अधिरोपित करता है। बंधन यानी कि कर्तव्य, ना तो लिख लीजिए ड्यूटी। जो बंधन अधिरोपित करता है, केवल समादेश के माध्यम से भय नहीं, केवल समादेश के माध्यम से भय नहीं। अगला लिखिए, इन्होंने नियमों को दो वर्गों में बांटा। इन्होंने नियमों को दो वर्गों में बांटा, प्राथमिक तथा द्वितीयक। इन्होंने रूल को दो क्लाज में बांटा, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक। तथा इन नियमों के समेकन को, यानी कि कंसोलिडेशन को, इन नियमों के समेकन को माने एक जगह एकत्र करने को, तथा इन नियमों के समेकन को विधिशास्त्र की कुंजी माना। इन नियमों के समेकन को विधिशास्त्र की कुंजी माना। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इनका मानना है कि, ये कोटेशन आ चुका है, अंडरलाइन कर लीजिएगा जो अब लिखवाया जा रहा है। अधिरचनावादी विचारधारा, इसको अधिरचना न आए तो रचनात्मक या पॉजिटिव या विश्लेषणात्मक या प्रमाणवादी या विध्यात्मक, ना तो 4-5 शब्द मैं बता रहा हूँ, शब्द चेंज कर सकता है। फिर एक बार न हो तो पोस्ट में शब्द लिख लीजिए, अधिरचनावादी विचारधारा, पोस्ट में इसको शब्द चेंज कर सकता है, प्रमाणवादी, विश्लेषणात्मक, विध्यात्मक, पॉजिटिव, एनालिटिकल, ये शब्द लिख सकता है। या रचनात्मक, रचनात्मक भी एक बार दिया है। ये सभी शब्द एक ही हैं। लिखिए, अधिरचनावादी विचारधारा समादेश, अनुशास्ति तथा संप्रभुता की, समादेश, अनुशास्ति यानी कि कमांड सेंसन, तथा संप्रभुता की यानी कि सावरेंटी की त्रिवेणी है, यानी कि संगम है। फिर एक बार देखिए, अधिरचनावादी विचारधारा समादेश, कामा दीजिए, अनुशास्ति तथा संप्रभुता की त्रिवेणी है, संगम है। यानी कि आपका संगम पर उदाहरण आगे दिया जाएगा पढ़ाते समय। यहाँ का संगम बताया जाएगा प्रयागराज का, और फिर इनका संगम क्या किया जाएगा, दोनों कोरिलेट किया जाएगा। फिर समादेश, अनुशास्त्री और संप्रभुता बताया जाएगा। फिर गंगा, जमुना और सरस्वती, तीनों कोरिलेट करेंगे आगे। थोड़ा कोरिलेट करके अभी लिखिए। आज आपका लेक्चर ना चल के पूरा लिखवा दिया जाए, तब कल इसको बताया जाएगा। हार्ट अभी बताया नहीं गया है। अगला लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, इनका मानना है कि निश्चायक विधि को, निश्चायक विधि मतलब कि पॉजिटिव ला, वही विध्यात्मक विधि। इनका मानना है कि निश्चायक विधि को न्याय एवं नैतिकता से, यानी कि जस्टिस एंड मोरालिटी से, इनका मानना है कि निश्चायक विधि को न्याय एवं नैतिकता से पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता।
पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता। विधि तथा नैतिकता में घनिष्ठ संबंध होता है। इसी वाक्य में लिखते रहिए। विधि तथा नैतिकता में घनिष्ठ संबंध होता है तथा नैतिकता का विधि पर गहरा प्रभाव पड़ता है तथा नैतिकता का विधि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इन्होंने नैतिकता के 4 लक्षण बताए। इन्होंने नैतिकता के 4 लक्षण बताए। फर्स्ट लिखिए महत्व, हेडिंग डालिए महत्व, लिखिए इसमें महत्व में मानव के भावावेश को नियंत्रित रखती है। माने जो मोरालिटी है मानव के भावावेश को नियंत्रित रखती है। यानी कि मानव डरता रहता है कि कहीं अगर हम अनैतिक कार्य कर देंगे तो ये समाज हमारी क्या करेगा, बुराई, आलोचना आपका कह सकते हैं। इसलिए विधि में क्या होती है, नैतिकता। वो तो आगे बता दे, लिखिए नियंत्रित रखती हैं तथा मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को, इसी लाइन में अभी लिखना है, तथा मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को संयमित रखने में सहायक होती हैं। मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को संयमित माने कंट्रोल करना, संयमित रखने में सहायक होती हैं। सहायक होती हैं। सेकंड लिखिए, 4 लक्षण है, ये पहला हुआ। सेकंड लिखिए नैतिकता विमर्श पूर्वक परिवर्तन से मुक्त है। नैतिकता विमर्श पूर्वक परिवर्तन से मुक्त है। तीसरा लिखिए नैतिकता अपराध का स्वैच्छिक स्वरूप होती है। नैतिकता अपराध का स्वैच्छिक स्वरूप होती है। चौथा लिखिए इसके पीछे नैतिक बल होता है। इसके पीछे नैतिक बल होता है, जैसे आत्मग्लानि। उदाहरण लिख लीजिएगा चौथा में, जैसे आत्मग्लानि। इसको भी कोरिलेट करना है आत्मग्लानि को, या एक्सपेक्टरी थ्योरी जो है आपका दंड का, प्रायश्चितात्मक सिद्धांत, या आत्मचिंतन का सिद्धांत, या आत्मग्लानि का सिद्धांत। यहाँ से आपको पढ़ाया जाएगा तो दंड के जो 5 सिद्धांत हैं आपका वहाँ से कोरिलेट एक सिद्धांत होगा। फिर जाकर आईपीसी में क्वेश्चन बना है कि आत्मचिंतन का सिद्धांत या एक्सपेक्टरी थ्योरी किन सेक्शनों में समाहित है, तो 73 और 74 ये क्वेश्चन आ चुका है। तो पढ़ाते समय इसको कोरिलेट करेंगे हम। अगला लिखिए आपका लिखिए प्रोफेसर हार्ट की आलोचना फूलर ने की है। प्रोफेसर हार्ट की आलोचना
फूलर ने की हैं। देखिए इसमें कुछ आपका अभी पढ़ाते समय कुछ चीज़ें आएंगी, उसको कम से कम 10-15 लाइन छोड़ कर लिखिएगा, क्योंकि पढ़ाते समय कुछ बातें नई आएंगी, उसको यहीं ऐड कराना है। तो आपका कम से कम 10-15 लाइन छोड़कर आगे लिखिए, हेडिंग डालिए। अब चौथी विचारधारा, समाजशास्त्री विचारधारा, हेडिंग डालिए सोशलिस्ट स्कूल। भाई अब तक 3 विचारधाराएं हो चुकी हैं, फिर एक बार कंसेप्ट बना लीजिए और तब इसको लिखवा जाए। देखिए आपका सबसे पहले आपका उत्पन्न हुई प्राकृतिक विचारधारा और कहाँ जन्म ली? यूनान। ये रट, ये कल्पना पर आधारित थी, फिक्शन पर, ये भगवान वो भगवान। इसका विरोध या प्रतिक्रिया हुई और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप विश्व में दो प्रकार के विचारक जन्म लिए, एक जर्मनी में और दूसरा इंग्लैंड। जर्मनी में इसका नेतृत्व सेविनी ने किया और इंग्लैंड में जॉन। तो जो जर्मनी में विचारधारा उत्पन्न हुई उसे ऐतिहासिक, और जो आपका इंग्लैंड में हुई उसे एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक। तो आपका ऐतिहासिक के पिता सेवनी और विश्लेषणात्मक के कौन हो गए? आपका जॉन ऑस्टिन। अब आइए, अब आपका ये क्वेश्चन बना था जे में कि किन दो विचारधाराओं में एक समानता पाई जाती है, तो वह ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक। क्या समानता है? कि इन दोनों की उत्पत्ति प्राकृतिक विधि के विरोध स्वरूप हुई। विचारों में कोई समानता नहीं, क्योंकि ऐतिहासिक का थीम है कि विधि पाई जाती है समाज में प्रथा रूढ़ के रूप में, बनाई नहीं जाती। जबकि सीधे इसका उल्टा कहेंगे एनालिटिकल वाले कि विधि तो सावरेन द्वारा बनाई जाती है, समाज में पाई। अब आइए, अब यहीं से आपका थोड़ा टर्न लिया जाएगा। अब ये आने लगा कि जब 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तमाम तरह के समाज में परिवर्तन हुए और अब ये माना जाने लगा कि अब समाज को देखा जाए, चाहे विधि प्रथा से आए, चाहे कानून सावरेन या संप्रभु बनाए, उस कानून का महत्व तभी है जब वह समाज को लेकर चले। समाज में हित होते हैं और हितों के टकराव को रोके और अधिक से अधिक लोगों का क्या करे? अधिक से अधिक कल्याण। तो जब आप सोशलिस्ट स्कूल पढ़िए तो जो ये नीति निर्देशक तत्व आप पढ़े हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में, ये सभी अनुच्छेद समाजशास्त्री विचारधारा वालों का ही है। यानी कि समाज में समता लाई जाए, असमानता दूर किया जाए, आय की असमानता दूर किया जाए, समाज में बच्चों का हित है, महिलाओं का हित है, पत्नी का हित है, पति का हित है, राज्य का हित है। तो इन हितों में टकराव लाजमी है, और टकराव लाजमी है तो कानून ऐसा बनाया जाए जो टकराव को बढ़ावा दे कि रोके रोके। और जैसे ही टकराव रोका जाएगा, इससे समाज में क्या होगा? भलाई। तो तमाम कंसेप्ट आपका बताए जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो ये सोशलिस्ट स्कूल है, आपका डावरी एक्ट में भी हम बताएंगे, आपका इसी स्कूल को लेकर चलना है। ये स्कूल का थीम ये है कि आप केवल झौवा भर यानी कि बहुत ज़्यादा कानून न बनाइए। कानून बनाइए तो उसका समाज में पालन हो। अगर पालन नहीं हो रहा है तो आप उसका कारण खोजिए और कारण खोज के आपका उसका निवारण करिए। यानी कि जो बातें किताब में लिखी गई हैं वे बातें ज़मीन पर भी क्या हो? लागू। इसीलिए इसे क्रियात्मक विचारधारा, एक्टिव स्कूल कहते हैं, या क्रियाशील विचारधारा।
तो किस विचारधारा को क्रियाशील विचारधारा भी कहते हैं? समाजशास्त्र। यानी कि समाज में हित होते हैं। अब हित का मतलब आपका क्या हुआ? डिमांड हो गया, आपका डिजायर हो गया, या क्लेम हो गया। यानी कि मांग, इच्छा, और जो क्लेम या दावे होते हैं ये हित का निर्माण करते हैं। तो आगे हम बताएंगे, आज तो लिखवा जाए क्योंकि आपका लेक्चर कल चलेगा। इसको लिखे, हाँ, एक लाइन बताना हम ये चाहते थे, उस तब लिखवा जाए। जो ये समाजशास्त्री विचारधारा हम पढ़ाएंगे, आपका ये जो स्कूल होगा, ये आपका ऐतिहासिक विचारधारा और विश्लेषणात्मक विचारधारा का मॉडिफाई रूप होगा। यानी कि परिमार्जित। परिमार्जित का मतलब कि थोड़ा थोड़ा उसमें सुधार करके दोनों में, और कौन सी विचारधारा आ जाएगी? तो फिर एक बार याद रखें, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक विचारधारा प्राकृतिक विधि के प्रतिक्रिया स्वरूप आई, लेकिन समाजशास्त्री विचारधारा किसका मॉडिफाई आपका फॉर्म है? ऐतिहासिक का और विश्लेषणात्मक का। कानून चाहे कोई बनाए, कानून ऐसा हो जो समाज के अधिक से अधिक लोगों की क्या करे? अधिक से अधिक भलाई। अब कैसे भलाई करेगा कानून? समाज क्या चाहता है कानून से? अंत में आएंगे रास्को पाउंड, और रास्को पाउंड का ही सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है, और भी लोग आएंगे। और इसमें आपका जब भी आप पढ़िए तो वर्तमान में जो भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित हैं उनको ध्यान में रखते हुए पढ़िए। जैसे रास्को पाउंड ये कहता है कि बुढ़ापे में राज्य का कर्तव्य है कि व्यक्तियों का सहयोग करे, तो वृद्धा पेंशन शुरू हो गई है। फिर रास्को पाउंड ये कहेगा कि अगर कोई नौकरी पाया है तो उसके नौकरी की गारंटी मिलनी चाहिए। फिर रास्को पाउंड कहेगा कि अगर कोई नौकरी किया है तो बुढ़ापे में राज्य उसकी पेंशन देकर सहायता करे। तो भारत में रास्को पाउंड का कौन सा सिद्धांत माना गया है, कौन नहीं, और इसके लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, ये कोरिलेट करके बताया जाएगा आगे। लेकिन इसको लिखिए, आपका हेडिंग डाल लीजिए समाज। ये चौथी विचारधारा शुरू हो रही है, समाज शास्त्रीय विचारधारा या सोशियलिस्ट स्कूल। आप लिख करके लिख लीजिएगा क्रियात्मक विचारधारा। क्रियात्मक भी इसे कहा जाता है, उसको हेडिंग में लिख लीजिए क्रियात्मक विचारधारा या क्रियाशील विचारधारा। क्रियाशील भी हो सकता है, पूछ ले। क्रियाशील विचारधारा या हितों की विचारधारा, इंटरेस्ट स्कूल। हित लिखिए, हितों की विचारधारा या उपयोगिता की विचारधारा, यूटिलिटी। यानी कि उपयोगिता की विचारधारा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यह विचारधारा अंशतः ऐतिहासिक विचारधारा, एरो बनाकर लिखते रहे, यह विचारधारा अंशतः ऐतिहासिक विचारधारा तथा अंशतः विश्लेषणात्मक विचारधारा का परिमार्जित रूप है। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। अंशतः विश्लेषणात्मक विचारधारा का परिमार्जित रूप है, यानी कि मॉडिफाई। हाँ, हाँ, मिक्स आपका कह सकते हैं। मैंने थोड़ा बहुत सुधार किया गया, मिक्स है लेकिन सुधार करके। अगला लिखिए एरो बनाकर, इस विचारधारा का जन्म, जन्म भी पूछ सकता है,
पिता तो पूछा गया है। इस विचारधारा का जन्म जर्मनी में हुआ। इंग्लैंड ना मार कर आ जाइएगा। अब चार के जन्मदाता फिर एक बार याद रखिए, रटना है ये। प्राकृतिक विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ? यूनान। ऐतिहासिक का कहाँ हुआ? जर्मनी। विश्लेषणात्मक का कहाँ हुआ? इंग्लैंड। और फिर समाजशास्त्री का कहाँ हुआ? आपका जर्मनी। पिता भी याद करके जाइएगा। हेराक्लिस्ट और सोफाक्लिस्ट दो विद्वान शुरुआती दौर में आते हैं। क्लियर नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्राचीन काल में थोड़ा मिलना मुश्किल है, क्योंकि 500 ईसा पूर्व में जाकर हम देख रहे हैं। तो हेराक्लिस्ट और सोफाक्लिस्ट दो विद्वान हैं। प्राकृतिक विचारधारा के जन्मदाता। अगर ऐतिहासिक पूछे तो बताया गया सेवनी। अगर विश्लेषणात्मक पूछे फादर तो ऑस्टिन। और अब आपका समाजशास्त्री चौथा आ जाइए, रूडोल्फ वान इहरिंग। लिखिए, वाक्य बोलिए तो। हाँ, इस विचारधारा के जन्मदाता रूडोल्फ वान इहरिंग को माना जाता है। रूडोल्फ वान इहरिंग। रूडोल्फ वान इहरिंग को माना जाता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए, जैसे रूडोल्फ वान इहरिंग, जैसे जैसे जूरिस्प्रूडेंस आगे बढ़ रहा है, पीछे वाली बातें भी मैं दोहरा रहा हूँ और आगे भी नए नए चीज़ें बता रहा हूँ। इसका ये फायदा होगा कि पीछे जो सिद्धांत बताए गए हैं आपके दिमाग में, वो भी एकदम रट्टा मारना है। कुछ चीज़ें रट कर इसमें जानी है, वो याद एकदम रट्टा मार कर कुछ चीज़ें जानी है। मैं तो समझा ही रहा हूँ। कुछ चीज़ें एकदम क्या करना है, कोटेशन 10-20 रट कर जाइए। लिखिए आगे भाई। इस विचारधारा के प्रमुख सिद्धांत। कौन किसने सिद्धांत दिया, वहां से एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। तो आप सिद्धांत लिखिए और उसके प्रतिपादक रट करिए जाइएगा। पहला लिखिए, हितों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट थ्योरी। अगर आपका इंटरेस्ट थ्योरी आए, हितों का सिद्धांत आए, तो रूडोल्फ वान इहरिंग मारिएगा। लिखिए आगे, रूडोल्फ वान इहरिंग। हितों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया? तो रूडोल्फ वान इहरिंग। दूसरा लिखिए, हितों की व्यापक व्याख्या किसने की? जैसे ही वाइड आ जाए तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। हितों की व्यापक व्याख्या रास्को पाउंड ने की। विद्वान है रास्को पाउंड। हितों की व्यापक व्याख्या किसने की? तो रास्को पाउंड ने की। ये भी आप तैयार रखिएगा। कई बार फिर एक बार देखिए, क्वेश्चन गलत हो सकता है। हित की व्याख्या सामान्यतः किसने की? पहले इहरिंग ने। लेकिन उसको व्यापक रूप किसने दिया? तो आपका मने रास्को पाउंड। इस पर एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आपका बना है, 2 बार रिपीट किया है यूपीजे में। किसने ये कहा था कि व्यक्ति के पास केवल एक अधिकार होता है, वह ये है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे? ये बातें दो लोगों ने कहा, आगस्ट काम्टे भी और आपका डिगवी भी। अब समस्या ये आती है कि एक बार यूपीजे में आगस्ट काम अगर अलग अलग आए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगस्त कामटे रहे और डिग्वी न रहे, तब अगस्त कामटे मारिए। अगर आपका डिग्वी रहे, अगस्त कामटे न रहे, तब डिग्वी मारिए। लेकिन एक बार यूपीजे में मिक्स किया है और मिक्स करके दोनों में से एक चुनना है, तो अगर दोनों दे तो मैं बता दूं दोनों मारिए। लेकिन अगर दोनों में से एक चुनना है, तब तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किसका पलड़ा भारी है। तो आपका डिग्वी का पलड़ा भारी है,
क्योंकि बार बार डिग्वी ने ये बातें कई बार उल्लिखित किया कि व्यक्ति के पास एक अधिकार है कि वह अपने कर्तव्य का क्या करे। तो किसने कहा अगर एक चुनना हो तो? डिग्वी। तो इसको हम लिखवाएंगे, समझाएंगे इसका मतलब, लेकिन अभी तो लिख लीजिए। लिखिए भाई। अगला लिखिए लिविंग लॉ। अगला सिद्धांत लिखिए लिविंग लॉ का सिद्धांत। लिविंग लॉ हिंदी में लिखिए जीवित विधि। लिविंग लॉ को कहते हैं जीवित विधि या सजीव विधि। सजीव विधि। जीती जागती विधि। आबली काबली करके लिखे 3 4 हिंदी में। इंग्लिश में एक वर्जन है, एक ही केवल आएगा लिविंग लॉ। जीती जागती विधि। जीती जागती भी कहा जाता है। इसका सिद्धांत दिया है इहर्लिच। इहर्लिच लिविंग लॉ। ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है भाई। देखिए आप जाकर साल पेपर, जो भी साल पेपर हो, आप जाकर एक बार उसको आप क्या करिए, घर पर देखते रहिए। हाँ, 15 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन की मैं गारंटी लिया हूँ, 2 की गारंटी कोई नहीं ले सकता। अगर 13 से कम आए तो आप बताइए हमें, फिर से पढ़ाया जाएगा जूरिस्प्रूडेंस, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपका कई बार तो 15 आ गया है। पिछली बार आपका 14 क्वेश्चन आया था, क्योंकि एक किताब ऐसी पूछ ली थी। मैंने एक किताब ऐसा पूछा गया था कि नेट पर ही उपलब्ध था। जितने भी मार्केट में जूरिस्प्रूडेंस की किताबें हैं, उस किताब के लेखक कौन है वो कहीं मिला नहीं। तो पिछली बार आपका नोट से 14 क्वेश्चन आया था। इसके इसके पहले वाले जे में 15 आ गए थे। लेकिन फिर भी इस बार थोड़ा नए सिरे से कुछ नए क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं, ताकि आपका कह सकते हैं कि गलत न हो। और 15 में कम से कम 14 क्वेश्चन हमारा प्रयास है कि लेक्चर और नोट से आ जाए। लेकिन 13 की गारंटी आदमी लेता है, 2 का कोई भरोसा नहीं है। लिखिए आपका भाई, इसमें लिखिए लिविंग लॉ या जीवित विधि। सजीव विधि का सिद्धांत किसने दिया? इहर्लिच ने। इन पर कोटेशन भी आता है कि किसने कहा कि विधि लोगों का जीवंत कानून है, तो आप इहर्लिच ही मारिएगा। तो आगे बताया जाएगा, समझाया जाएगा इनका सिद्धांत, तब बताया जाएगा। अगला लिखिए। अगला सिद्धांत लिखिए सोशल सोलिडिरिटी। सोशल सोलिडिरिटी का सिद्धांत, यानी कि सामाजिक एकता। सामाजिक एकता आबलिक सामाजिक समेकता। 4 5 नाम है हिंदी में। सामाजिक समेकता या सामाजिक निर्भरता। आबलिक के सब नाम लिख लीजिए। सामाजिक निर्भरता या सामाजिक अवलंबन। अवलंबन या सामाजिक अन्योन्याश्रिता। सामाजिक अन्योन्याश्रिता। अन्योन्याश्रिता का मतलब एक दूसरे पर निर्भर होना। अन्योन्याश्रिता या सामाजिक निर्भरता। देखिए निर्भरता हो गया ना, ये सामाजिक एकता। वाक्य बोलिए तो एक बार, देखिए कौन कौन शब्द लिखवा गया, एक बार बोलिए। इतना लिखिए। ये सिद्धांत दिया है डिग्वी ने। डिग्वी, डी आधा ग वी, डिग्वी ने दिया है।
अगला लिखिए इसमें, सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत। सोशल इंजीनियरिंग लिखिए, सोशल इंजीनियरिंग हिंदी में लिखिए सामाजिक अभियांत्रिकी। सामाजिक अभियांत्रिकी या यांत्रिकी। सामाजिक अभियांत्रिकी भी कहा जाता है या यांत्रिकी भी कहा जाता है। तो सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत दिया है रास्को पाउंड। रास्को पाउंड, उसके आगे लिख लीजिए। अगला लिखिए, सुख दुख का सिद्धांत। अगला सिद्धांत लिखिए, सुख दुख का सिद्धांत। प्लीजर एंड पेन, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर एंड पेन, ये सिद्धांत दिए हैं जर्मी बेंथम। इनको पढ़ाना भी है समाजशास्त्री में। इसको क्योंकि एनालिटिकल में छूट गया था, तो समाजशास्त्री में आपका कल ही जाएगा, इसको पहले पढ़ाया जाएगा। अगला लिखिए, उपयोगितावाद का सिद्धांत। अगला सिद्धांत लिखिए उपयोगितावाद। जर्मी बेंथम थे भाई सुख दुख का। फिर एक बार देखिए, सुख दुख का सिद्धांत आपका जर्मी बेंथम ने दिया। अगला सिद्धांत उपयोगितावाद का सिद्धांत, ये भी जर्मी बेंथम ने ही दिया है। जर्मी बेंथम। वैसे जर्मी बेंथम ने और भी सिद्धांत दिए। पहला आपका विद संप्रभ का समादेश है, ये भी शुरुआती दौर में ये भी कहे थे। और आपका डाग ला की अवधारणा पूछा गया है। फिर आपका प्राकृतिक विधि के बारे में पूछा गया है कि किसने कहा कि प्राकृतिक विधि एक ऐसी औलाद है, एक ऐसी संतान है जिसका कभी कोई पिता न रहा हो, तो जर्मी बेंथम। तो कुछ कोटेशन एकदम जुबान पर होना चाहिए। डाग ला की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? जर्मी बेंथम। ऑस्टिन के गुरु कौन थे? जर्मी बेंथम। आपका जर्मी बेंथम कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। और किसने कहा कि प्राकृतिक विधि एक ऐसा अधिकार है जिसका कभी कोई फादर ही नहीं रहा है, तो पिता के बिना पुत्र का अस्तित्व असंभव है। उसी प्रकार आपका कहीं कोई पिता ही नहीं, यानी कि प्राकृतिक विचारधारा पर जोरदार अटैक करते हैं। जो प्राकृतिक विचारधारा वाले कहते हैं कि भगवान है, वे कानून बनाए हैं, ये कहते हैं कि भगवान कहाँ है और आपका कोई पिता ही नहीं है, तो कहाँ से पुत्र पैदा हो जाएगा? अब ये ना कहेगा कि तमाम उपाय वर्तमान में अब जर्मी बेंथम के काल से हम जोड़ रहे हैं। आगे देखिए भाई, उससे हमें मतलब नहीं है भाई। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अब सिद्धांत समाप्त हो गया। एकदम रट्टा मारकर सभी सिद्धांतों तो हो जाना है, चाहे समझ में आए या ना आए। मैं फिर बता दूं, इसमें हाँ वो समझाना हमारा कर्तव्य है, आगे कल से समझाया जाएगा। लेकिन कम से कम इतनी चीजें एकदम ये आए तो हमें ये मारना है, उसके अलावा और कोई नहीं। एक और लिखे अभी सिद्धांत, एक और, कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था किसने प्रस्तुत की? एक क्वेश्चन नया आ सकता है। ड्यूटी, कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था किसने प्रस्तुत की? तो दो लोगों ने प्रस्तुत की थी, एक आगस्ट काम्टे और दूसरा डिग्बी। दो लोगों का लिखिए, कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था आगस्ट काम्टे काम्टे तथा डिग्बी दोनों ने प्रस्तुत की। पैराग्राफ चेंज करके अब लिखिए। लिखिए, विश्व में 19वीं शताब्दी के अंत में, पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा इतिहास 10 लाइन लिखिए इसका। तो विश्व में 19वीं शताब्दी के अंत में तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में
तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में तमाम परिवर्तन हुए। तमाम परिवर्तन हुए। जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या में वृद्धि हुई। कामा दीजिए, विज्ञान में नई नई चीजों का आविष्कार किया गया। विज्ञान में नई नई चीजों का आविष्कार किया गया। औद्योगिक बढ़ोतरी हुई, माने उद्योग धंधे ज़्यादा लगने लगे। औद्योगिक बढ़ोतरी हुई। तथा राज्यों के दर्शन में भी तथा राज्यों के दर्शन में भी परिवर्तन परिलक्षित हुए। राज्यों के दर्शन में भी परिवर्तन परिलक्षित हुए। ज़्यादातर राज्य पुलिस राज्य से, यानी कि पुलिस स्टेट से, ज़्यादातर राज्य पुलिस राज्य से वेलफेयर स्टेट, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य में, पुलिस राज्य से यानी कि पुलिस स्टेट से वेलफेयर स्टेट, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित होने लगे। अब यहाँ भारत में भी आपका बताया जाएगा, भारत कब वेलफेयर स्टेट बना। डेट बताइए, जिस तारीख को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, लागू। कम से कम ये तो याद रखिए, पूछ ले नया क्वेश्चन तो क्या करेंगे। तो किस संविधान के किस भाग में वेलफेयर स्टेट या लोक या जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा समाहित है कि राज्य को जनता के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। डीपीएस यानी कि भाग 4, यानी कि नीति निर्देशक तत्व बताया गया। ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं बताया गया। डीपीएस को पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है, लिखिए इसको। वो तो आगे बताया ही जाएगा, कोरिलेट ज़्यादा होगा, क्योंकि पूरा ये विचारधारा आपका डीपीएस में जहाँ जहाँ मिलेगा, ज़्यादातर अनुच्छेदों को हम क्या करते रहेंगे, कोरिलेशन। लिखिए इसमें आगे भाई, वाक्य बोलिए लास्ट। हाँ, राज्य में परिवर्तित होने लगे। इन सब कारणों से इन सब कारणों से विद्वानों के विचारों में भी परिवर्तन आया। विद्वानों के विचारों में भी परिवर्तन आया। तथा यह माना जाने लगा कि तथा यह माना जाने लगा कि विधि को सामाजिक आवश्यकताओं से विधि को सामाजिक आवश्यकताओं से पृथक नहीं रखा जा सकता। पृथक नहीं रखा जा सकता। विधि को समाज के अनुरूप बनाने पर जोर दिया जाने लगा। विधि को समाज के अनुरूप बनाने पर
जोर दिया जाने लगा। तथा विधि को साधन एवं समाज को साध्य माना गया। तथा विधि को साधन एवं समाज को साध्य माना गया। विधि को सामाजिक परिवर्तन का विधि को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम माना जाने लगा। विधि को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम माना जाने लगा। यानी कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो कानून का बनाना क्या है, आवश्यक। और उसी से क्या आएगा समाज में, तो बताया जाएगा कैसे परिवर्तन हो, कल तो शुरू ही हो जाएगा। भाई आपका 15-20 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। इसको कल हम लेक्चर देंगे, जूरिस्प्रूडेंस में लिखवा नहीं जाएगा, कल पूरा क्लास लेक्चर का ही रहेगा।